नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। मुख्य समाचार। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का अभिभाषण। राष्ट्रपति ने कहा, भारत वैश्विक मुद्दों पर एक समाधानकर्ता के रूप में उभरा है। वित्त वर्ष 2023-24 का केंद्रीय बजट कल सुबह 11 बजे लोकसभा में पेश होगा। संसद के दोनों सदनों में आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत किया गया। अगले वित्त वर्ष में भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर 6.5% रहने का अनुमान। मुख्य आर्थिक सलाहकार डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन ने कहा, आने वाले वर्षों में देश की अर्थव्यवस्था बेहतर प्रदर्शन करेगी। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा, महिला सशक्तिकरण से ही मजबूत और स्वस्थ समाज का निर्माण संभव। और भारत और न्यूजीलैंड के बीच तीसरा और अंतिम T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच अहमदाबाद में कल से। समाचार संध्या के साथ मैं देवेंद्र त्रिपाठी। संसद का बजट सत्र आज दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण के साथ शुरू हुआ। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि भारत वैश्विक मुद्दों के लिए एक समाधानकर्ता के रूप में उभरा है। उन्होंने कहा कि भारत के प्रति विश्व के दृष्टिकोण में परिवर्तन आया है। राष्ट्रपति ने कहा कि एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य के मंत्र के साथ भारत G20 देशों के सहयोग से वैश्विक चुनौतियों का सामूहिक रूप से समाधान तलाशने का प्रयास कर रहा है। राष्ट्रपति ने कहा कि भारत ने राष्ट्रीय हितों को सर्वोपरि रखते हुए अपनी भूमिका का विस्तार किया है। राष्ट्रपति ने देश को विकसित बनाने के लिए नागरिकों से अमृतकाल में अपने कर्तव्यों को पूरा करने की अपील की। हमें 2047 तक ऐसे राष्ट्र का निर्माण करना है जो अतीत के गौरव से जुड़ा हो और जिसमें आधुनिकता का हर स्वर्णिम अध्याय हो। हमें ऐसा भारत बनाना है जो आत्मनिर्भर हो, जो अपने मानवीय दायित्वों का पूरा करने के लिए भी समर्थ हो, जिसमें गरीबी ना हो। राष्ट्रपति ने कहा कि सरकार बिना भेदभाव के पिछले 9 वर्षों से नागरिकों के कल्याण के लिए काम कर रही है। वंचित वर्गों और अविकसित क्षेत्रों के विकास पर बल दिया जा रहा है। रेहड़ी, ठेले, फुटपाथ पर बड़ी संख्या में हमारे छोटे व्यवसायी अपना व्यापार, कारोबार और दुकानदारी करते हैं। मेरी सरकार ने विकास में इन साथियों की भूमिका को भी सराहा है। इसलिए पहली बार इनको फॉर्मल बैंकिंग से जोड़ा और पीएम स्वनिधि के माध्यम से सस्ते और बिना गारंटी के ऋण की व्यवस्था की। भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रपति के अभिभाषण के दौरान बहिष्कार करने पर आम आदमी पार्टी और भारत राष्ट्र समिति की निंदा की है। नई दिल्ली में पार्टी प्रवक्ता रविशंकर प्रसाद ने कहा कि ये राष्ट्रपति और देश की संसदीय परंपरा दोनों की गरिमा के विरुद्ध है। वित्तीय वर्ष 2022-23 के आर्थिक सर्वेक्षण में अगले वित्तीय वर्ष में विकास दर 6.5% रहने का अनुमान लगाया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम बजट से पहले आज संसद के दोनों सदनों में आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया। Sir, with your permission, I rise to lay on the table a copy each of the following papers, Hindi and English version: Economic Survey 2022-23, Economic Survey 2022-23 Highlights, and Economic Survey 22-23 Statistical Appendix. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आर्थिक सर्वेक्षण भारत की विकास यात्रा का व्यापक विश्लेषण प्रस्तुत करता है। श्री मोदी ने ट्वीट में कहा कि इसमें हमारे देश के प्रति दुनिया की आशाओं, अवसंरचना क्षेत्र पर ध्यान, कृषि क्षेत्र में वृद्धि और भविष्य में संभावनाओं वाले क्षेत्रों पर विशेष बल दिया गया है। मुख्य आर्थिक सलाहकार डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन ने कहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर 6 से 6.8% के बीच रहने का अनुमान है। आर्थिक सर्वेक्षण के प्रमुख बिंदुओं के बारे में डॉक्टर नागेश्वरन ने कहा कि आने वाले वर्षों में देश की अर्थव्यवस्था बेहतर प्रदर्शन करेगी। The economic growth rate to be 6.5% for the next financial year, and the range we have projected for the outcomes is between 6 and 6.8%. Baseline is 6.5. The range is 6 to 6.8. From the Indian standpoint, a moderate to somewhat significant global economic slowdown will be on balance a better outcome. अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने कहा है कि विपरीत वैश्विक परिस्थितियों के बावजूद भारत तीव्र गति से बढ़ने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्था बना रहेगा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने आज अपने विश्व आर्थिक दृष्टिकोण के जनवरी अपडेट को जारी किया है।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कल सुबह 11 बजे लोकसभा में वित्त वर्ष 2023-24 का आम बजट पेश करेंगी। इसके तुरंत बाद बजट की प्रति राज्यसभा के पटल पर रखी जाएगी। इससे पहले सुबह केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में बजट को मंजूरी दी जाएगी। संसद के बाहर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वर्तमान वैश्विक परिदृश्य में दुनिया की निगाहें भारत के बजट पर हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश का बजट आम नागरिकों की आशाओं और आकांक्षाओं को पूर्ण करने का प्रयास है। आकाशवाणी पर बजट 2023 आपके साथ साथ बाजार के कई क्षेत्रों, उद्योगों और देश के लिए क्या है महत्वपूर्ण और क्या होगी सुर्खियां। केंद्रीय बजट पर होगा विस्तार से विश्लेषण दिन भर आकाशवाणी समाचार के साथ विशेषज्ञों की राय, विशेष बजट बुलेटिन, बजट पर लोगों की प्रतिक्रिया और होंगे विशेष साक्षात्कार। बजट से जुड़ी हर जानकारी लाएंगे आप तक 1 फरवरी बुधवार को सुबह 10:10 से रात 10 बजे तक ऑल इंडिया रेडियो के FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज और अन्य मीटरों पर। ये कार्यक्रम आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि एक मजबूत और स्वस्थ समाज का निर्माण महिला सशक्तिकरण के बिना संभव नहीं है। नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय महिला आयोग के स्थापना दिवस समारोह में राष्ट्रपति ने कहा कि महिला सशक्तिकरण सामाजिक न्याय से जुड़ा मुद्दा ही नहीं बल्कि आर्थिक विकास के लिए भी बहुत जरूरी है। भारत आज विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और अब देश $5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनने की ओर आगे बढ़ रहा है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए महिलाओं की और अधिक सक्रिय भूमिका सहायक होगी। लैंगिक असमानता पर चिंता व्यक्त करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि कन्या भ्रूण हत्या के मामले देश के उन क्षेत्रों में भी दिखते हैं जहां लोग काफी शिक्षित हैं। इस अवसर पर बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि सरकार समाज के सभी वर्गों की महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए कई कदम उठाए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय निर्यातकों द्वारा भारत संयुक्त अरब अमीरात व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते CEPA के उपयोग की सराहना की है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल का ट्वीट साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि ये भारतीय उद्यम के लिए बहुत अच्छा संकेत है। उन्होंने कहा कि ये भारतीय उत्पादों को विश्व स्तर पर लोकप्रिय बनाएगा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा है कि भारत और जर्मनी वैश्विक चुनौतियों से निपटने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। जर्मनी के संसद सदस्यों के एक शिष्टमंडल ने आज संसद परिसर में श्री बिरला से मुलाकात की। इस अवसर पर श्री बिरला ने कहा कि भारत और जर्मनी के बीच दीर्घकालिक संबंध साझा मूल्यों और लक्ष्यों पर आधारित हैं। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने आज दिल्ली में अमेरिका के राजनीतिक मामलों की उप विदेश मंत्री विक्टोरिया नुलैंड से मुलाकात की। एक ट्वीट में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि उन्होंने सुश्री नुलैंड के साथ भारतीय उपमहाद्वीप, हिंद प्रशांत क्षेत्र तथा भारत और अमेरिका के संबंधों पर बातचीत की। सुश्री नुलैंड ने भारत अमेरिका रणनीतिक साझेदारी को मजबूत बनाने के लिए विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा से भी व्यापक विचार विमर्श किया। विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर ने आज मोरक्को के विदेश मंत्री नासिर बोरिता से भी मुलाकात की। डॉक्टर जयशंकर ने एक ट्वीट में बताया कि उन्होंने भारत और मोरक्को के बीच द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा की। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज भुवनेश्वर, कोलकाता और जमशेदपुर को जोड़ने वाली एक उड़ान का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया। इंडिया वन एयर 3 शहरों को जोड़ने वाली उड़ान को क्षेत्रीय संपर्क योजना उड़ान के तहत संचालित करेगी। श्री सिंधिया ने कहा कि झारखंड के दुमका और बोकारो से भी जल्द ही उड़ानें शुरू की जाएंगी। नागालैंड और मेघालय में विधानसभा चुनाव की अधिसूचना जारी होने के साथ ही नामांकन पत्र भरने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। 7 फरवरी तक नामांकन भरे जा सकते हैं। 8 फरवरी को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी और 10 फरवरी तक नाम वापस लिए जा सकते हैं। मतदान 27 फरवरी को और मतगणना 2 मार्च को होगी। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं विशाल शर्मा।
बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स आज 49 अंक बढ़कर 59,550 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 13 अंक की वृद्धि से 17,662 दर्ज हुआ। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर फरवरी आपूर्ति वाले सोने का मूल्य 56,670 रुपए प्रति 10 ग्राम चल रहा था और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ब्रेंट कच्चे तेल की कीमतें $84 प्रति बैरल के आसपास रहीं। शंघाई सहयोग संगठन फिल्म महोत्सव आज मुंबई में संपन्न हो गया। ये इस श्रृंखला का अब तक का सबसे बड़ा फिल्म महोत्सव रहा। इसमें 14 देशों की 58 फिल्में प्रदर्शित की गईं। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने वर्चुअल माध्यम से समारोह को संबोधित किया। उन्होंने फिल्म महोत्सव के सफल संचालन के लिए जूरी के सदस्यों तथा प्रतिभागियों का आभार व्यक्त किया। समापन समारोह में विभिन्न श्रेणी की प्रतियोगिता के विजेताओं को पुरस्कार दिए गए। केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के अध्यक्ष प्रसून जोशी और फिल्म उद्योग से जुड़ी कई बड़ी हस्तियां समारोह में उपस्थित थीं। कजाकिस्तान के अश्कर इलियासोव को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और उज्बेकिस्तान की रानो शोदियेवा को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार दिया गया। मराठी फिल्म गोदावरी को सर्वश्रेष्ठ फिल्म चुना गया। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार चीन के शिया ओझी को मिला। भारत और न्यूजीलैंड के बीच तीसरा और अंतिम T20 क्रिकेट मैच कल शाम अहमदाबाद में खेला जाएगा। ये मैच भारतीय समय के अनुसार शाम 7 बजे से होगा। दोनों टीमों के बीच श्रृंखला 1-1 से बराबरी पर है। इस मैच के दौरान विश्व कप विजेता अंडर 19 महिला क्रिकेट टीम को 5 करोड़ रुपए के नकद पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। G20 समूह का एक शिष्टमंडल कल असम में विश्व धरोहर काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान का दौरा करेगा। 70 से अधिक प्रतिनिधि उद्यान के कोहरा और बागोरी में जीप सफारी करेंगे। ये प्रतिनिधि पार्क में स्थित कन्वेंशन सेंटर भी जाएंगे। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि G20 की पहली सतत वित्तीय कार्य समूह की बैठक 2 और 3 फरवरी को गुवाहाटी में होगी। असम सरकार ने इस बैठक के लिए सभी आवश्यक प्रबंध कर लिए हैं। गुजरात में गांधीनगर की एक सत्र अदालत ने आज स्वयंभू संत आसाराम को दुष्कर्म के एक मामले में उम्र कैद की सजा सुनाई। एक नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म के एक अन्य मामले में आसाराम इस समय जोधपुर की जेल में है। पूर्व कानून मंत्री और वरिष्ठ अधिवक्ता शांति भूषण का आज निधन हो गया। वो 97 वर्ष के थे। शांति भूषण 1977 से 1979 तक भारत के कानून मंत्री रहे। गुजरात में सस्पेंशन ब्रिज ध्वस्त होने की त्रासदी के संबंध में ओरेवा ग्रुप के प्रबंध निदेशक जयसुख पटेल ने मोरबी की एक अदालत में आत्मसमर्पण कर दिया है। शुक्रवार को पुलिस द्वारा दाखिल आरोप पत्र में पटेल को आरोपी बताया गया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मोरबी स्थित मच्छू नदी पर बने सस्पेंशन ब्रिज की देखरेख की जिम्मेदारी ओरेवा ग्रुप की थी। ये ब्रिज पिछले वर्ष 30 अक्टूबर को ढह गया था। इस दुर्घटना में 130 से अधिक लोगों की मृत्यु हो गई थी। पाकिस्तान में पेशावर पुलिस लाइन में एक मस्जिद में हुए आत्मघाती विस्फोट में मरने वालों की संख्या बढ़कर 100 हो गई है और 221 लोग घायल हुए हैं। ये विस्फोट कल दोपहर की नमाज के दौरान हुआ। आतंकी संगठन तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान ने इस विस्फोट की जिम्मेदारी ली है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शाहबाज शरीफ ने इस घटना की निंदा की है और अधिकारियों से पीड़ितों के लिए हर संभव उपचार सुनिश्चित करने के लिए कहा है। उन्होंने कहा है कि हमले में शामिल लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। राष्ट्रपति भवन का अमृत उद्यान आज से आम जनता के लिए खोल दिया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आजादी का अमृत महोत्सव के अवसर पर मुगल गार्डन को अमृत उद्यान नाम दिया है। अमृत उद्यान में 12 प्रकार के ट्यूलिप देखे जा सकते हैं। अमृत उद्यान 26 मार्च तक खुला रहेगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का अभिभाषण। राष्ट्रपति ने कहा, भारत वैश्विक मुद्दों पर एक समाधानकर्ता के रूप में उभरा है। वित्त वर्ष 2023-24 का केंद्रीय बजट कल सुबह 11 बजे लोकसभा में पेश होगा। संसद के दोनों सदनों में आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत किया गया। अगले वित्त वर्ष में भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर 6.5% रहने का अनुमान। मुख्य आर्थिक सलाहकार डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन ने कहा, आने वाले वर्षों में देश की अर्थव्यवस्था बेहतर प्रदर्शन करेगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, महिला सशक्तिकरण से ही मजबूत और स्वस्थ समाज का निर्माण संभव। और अहमदाबाद में कल भारत और न्यूजीलैंड के बीच तीसरा और अंतिम T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच होगा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।